नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में किसके बारे में? चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है एनसीईआरटी का। इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? महाजनपदा, साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर और कुछ साउथ के किंगडम्स को भी देखने वाले हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बता देती हूँ शुरू करने से पहले। कौन से पॉइंट हैं? एक तो देखिए, एनसीईआरटी में आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगी। क्या होता है कि ना, हड़प्पा के बाद आपका आता है वैदिक पीरियड, और वैदिक के बारे में जिक्र है ही नहीं। वैदिक के बाद इन्होंने सीधा महाजनपदा के बारे में बता रखा है। अब देखिए, एक चीज और है इसमें, महाजनपदा के साथ साथ ही जैनिज्म बुद्धिज्म भी आ रहे हैं पिक्चर में, क्योंकि वैदिक काल में जो भी प्रैक्टिसेस थी उन्हीं के खिलाफ जो है जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों रिलीजन हमें देखने को मिलते हैं। अब एनसीईआरटी में क्यों नहीं दिया गया, इसका तो रीजन मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, स्किप किए गए हैं टॉपिक्स और वैदिक काल के बारे में डिस्कशन नहीं है। तो सीधा महाजनपदा में है दोस्तों, महाजनपदा के बारे में है। और देखिए, ताजुब की बात यह है कि चैप्टर नंबर 4 आपका जैनिज्म बुद्धिज्म है, जबकि चैप्टर नंबर 2 आपका जैनिज्म बुद्धिज्म होना चाहिए था। चलिए खैर, छोड़िए उस बात को। हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों महाजनपदा के बारे में। आई होप आपको सीक्वेंस जो है वो पसंद, मतलब समझ आ गई होगी। हड़प्पा के बाद वैदिक, वैदिक के बाद आपका आता है महाजनपदा। तो देखिए, हड़प्पा के बाद कुछ मेजर चेंजेस हुए। कहाँ हुए मेजर चेंजेस? लाइफस्टाइल में हुए, प्रैक्टिसेस में हुए, बिलीव्स में हुए, बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए। उनमें से एक दो मेजर चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। जैसे कि एक है पहला कि नए मोड आए डिस्पोजल के, डिस्पोज करने के नए मोड आए। पहला तो चेंज ये है। दूसरा चेंज क्या है? आपका मेगालिथ कल्चर चालू हो गया। अब मेगालिथ क्या होता है? देखिए, LITH, लिथ होता है स्टोन और मेगा हो गया बड़ा, तो बड़े स्टोन। इसका मतलब क्या है? देखिए, क्या होता था कि बरियल को जब दबाया जाता था, जैसे कि हमने बरियल के बारे में पढ़ा था हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो बरियल के साथ जो है जब उसको दबाया जाता था दोस्तों, तो उसके साथ बहुत सारे ऑर्नामेंट भी दबाए जाते थे। ये हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में पढ़ा। लेकिन मेगालिथ में क्या आएगा कि उसके साथ एक बड़ा सा स्टोन भी दबाया जाएगा। तो ये कल्चर जो है ये हमें देखने को मिलता है हड़प्पा के बाद। ठीक है, तो ये चेंज आया। तीसरा चेंज क्या था? बरियल का चेंज था। और आखिरी चेंज क्या था? एग्रीकल्चर सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगी कि एग्रीकल्चर के बेस पे ही सारी सेटलमेंट जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। तो ये चार जो चीजें हैं यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं। साथ ही साथ ऋग्वेद आपका कंपोज हुआ। देखिए, मैंने बताया ना, हड़प्पा के बाद आपका क्या रहा है? वैदिक पीरियड, और वैदिक काल में आपके चारों वेद आते हैं। उसके बाद आता है महाजनपदा। तो क्या होता है ना, देखिए, लाइफ यहाँ पे सिंपल थी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, विद द पेस ऑफ टाइम, टाइम की स्पीड के साथ लाइफ क्या होती जा रही है? कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, और साथ ही साथ उसमें बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है। तो कौन सी हो रही है? देखिए, 4-5 चीजें के बारे में हमने पढ़ लिया है। मेगालिथ के बारे में पढ़ लिया, न्यू मोड ऑफ डिस्पोजल के बारे में पढ़ लिया, एग्रीकल्चर के सेटलमेंट, और साथ ही साथ जो ऋग्वेद आया है वैदिक पीरियड में और जो वेद आए हैं उन सभी से क्या है, एक मेजर चेंज आया है सोसाइटी के लिविंग में, उनके लाइफस्टाइल में। 6th सेंचुरी में मैंने आपको बताया, 6th सेंचुरी में कौन से चेंज आ रहे हैं? देखिए, 6th सेंचुरी के आते आते, 6th सेंचुरी BC के आते आते एक तो आपके महाजनपदा बन रहे हैं। महाजनपदा की हिस्ट्री क्या है? देखिए, वैदिक काल में आपके यहाँ तो है नहीं बुक में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जनपद होते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, द प्लेस वेयर पीपल लिव। तो वैदिक काल में तो थे जनपद। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, एक्सपेंशन बढ़ी, तो वो बन गए दोस्तों महाजनपद। और महाजनपद कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हों और उसको कोई भी एक रूलर रूल करता हो, वो होता है दोस्तों महाजनपद। अब दो चेंजेस आए मेजरली, महाजनपद भी आए और साथ ही साथ बुद्धिज्म जैनिज्म भी आपके डेवलप हुए। अब देखिए, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों जो हैं, ये जो है अपोजिशन में, वैदिक कल्चर में जो आए थे वेद, उनके अपोज में ये दोनों कल्चर, ये दोनों रिलीजन डेवलप हुए, बुद्धिज्म और जैनिज्म। बेसिकली ये दोनों जो है वैदिक काल से ही निकले हुए रिलीजन है। तो दोस्तों, ये
आपको ध्यान में रखना है कि दोनों चीजें साथ साथ में आ रही हैं। कौन सी? महाजनपदा भी साथ साथ में आ रहा है और साथ ही साथ रिलीजन कौन से, जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तो ये आपको पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। चलिए, सबसे पहले इस चैप्टर में क्या दिया गया है? सबसे पहले दोस्तों इसमें दिया गया है प्रिंसेप और पियदसी के बारे में। तो देखिए, जेम्स प्रिंसेप आपको पता ही है, मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एएसआई का बहुत बड़ा रोल है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1961 में हुई थी जी। 1961 में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने ही हिस्ट्री के जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी सोर्सेज हैं, उनको कंपाइल किया और लिखा, इतिहास को लिखा। तो जेम्स प्रिंसेप जो हैं 1830s में बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती है जेम्स प्रिंसेप के थ्रू। उनको एक इंस्क्रिप्शन मिलती है और 2 स्क्रिप्ट मिलती हैं उसमें लिखी हुई। जो इंस्क्रिप्शन है वो 2 स्क्रिप्टों में लिखी गई हैं। स्क्रिप्ट में लिखी कौन सी स्क्रिप्ट में दोस्तों? ब्राह्मी और खरोस्ती, 2 स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलती है। अब देखिए, 2 में मिल गई हमें ये 2 स्क्रिप्ट। किसको मिल गई? जेम्स प्रिंसेप को मिल गई। उसमें एक वर्ड यूज हुआ पियदसी। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं ये, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी टॉपिक को कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके सोर्सेज क्या हैं जी, कहाँ से उस टॉपिक की शुरुआत हो रही है, उसके सोर्सेज क्या रहते हैं, उसके बारे में आपको हमेशा नॉलेज रहनी चाहिए। तो इसीलिए आपको हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से, कौन से सोर्सेज से हमें पता चलता है। तो जेम्स प्रिंसेप जिस इंस्क्रिप्शन का बात कर रहे हैं, इंस्क्रिप्शन की बात जो हो रही है यहाँ पे, वो है आपके सोर्सेज, जो कि 2 ब्राह्मी और खरोस्ती में लिखी गई, 2 स्क्रिप्ट में लिखी गई। उसमें पियदसी नाम का वर्ड यूज किया गया। पियदसी यानी कि प्लीजेंट टू बी होल्ड। और पियदसी ऐसा माना गया, बार बार जब पियदसी नाम यूज किया गया, ऐसा माना जाता है स्कॉलर्स के थ्रू कि शायद पियदसी अशोका को बुलाया जाता था। अब अशोका कौन है? अशोका है मौर्यन एम्पायर, जिसके बारे में बाद में बात करेंगे दोस्तों। मौर्यन एम्पायर में सबसे ग्रेटेस्ट रूलर जिसको माना जाता है वो अशोक। तो अशोका का जो है नाम आता है पियदसी के तौर पर, और पियदसी आइडेंटिफाई करते हैं स्कॉलर्स की भैया पियदसी तो थे अशोक। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों? सोर्स बन जाता है टू नो अबाउट दी हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के लिए एक सोर्स बन जाता है। बहुत सारी चीजें और भी हमें जानने को मिलती हैं थ्रू इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस के थ्रू आपको और बहुत सारी चीजें जो है जानने को मिलती हैं, और वो क्या शेप करती है? पॉलिटिकल हिस्ट्री को बताती हैं, वो इकोनॉमिक कैसी थी उसके बारे में चर्चा करती हैं, किस तरह से एक्सपेंशन हुआ उसके बारे में पता चलता है। ये सभी चीज़ें जो हैं कहाँ से पता चलती हैं दोस्तों? ये सभी चीज़ें पता चलती हैं आपकी इंस्क्रिप्शन से, या फिर आपके कोई भी सोर्स हो गए, न्यूमिस्मेटिक हो गए और सोर्सेज हो गए, इन सभी सोर्सेज को मिला के ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो क्या हुआ दोस्तों, 6th सेंचुरी में जो आपके मेजर चेंज आ रहे हैं उसमें से 3-4 चेंज जो हैं वो है, सबसे पहला तो महाजनपदा के बारे में हमने डिस्कस किया। महाजनपदा आ रहा है 6th सेंचुरी BC में। साथ ही साथ जैनिज्म बुद्धिज्म आ रहा है, ठीक है। और क्या क्या है? आयरन की खदानें हमें मिल रही हैं, क्योंकि आयरन एज अ मेटल हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें नहीं पता था, बाद में आयरन मिला है और बाद में आयरन की डिस्कवरी हुई है, और बाद में आयरन से जो है वेपन्स और अदर चीज़ें फ्रेम की गई हैं, तो आयरन माइंस मिलती हैं। चौथा क्या है? 4th है आपका कॉइन्स की डेवलपमेंट आपको देखने को मिलती है। देखिए, कॉइन्स बहुत अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सोर्स है इतिहास को जानने के लिए। पहले सिक्के नहीं थे, मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम था, हड़प्पन सिविलाइजेशन में बार्टर सिस्टम प्रिवेल करता था। अब जो है कॉइन आ जाएंगे आपके पिक्चर में। तो 4 चीजें जो आपको 4 मेजर चेंजेस हो रहे हैं, कौन से हो रहे हैं? महाजनपदा के, जैनिज्म बुद्धिज्म के, आयरन माइंस के, कॉइन्स के। एक बात और मैं बता दूं, यहाँ पे आपको ये पॉइंट्स लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं, आपको नोट्स बाकायदा अवेलेबल कराए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। हमारे चैनल का जो टेलीग्राम पेज है उसको आपको फॉलो करना है, और आपको हर चैप्टर के नोट्स वहाँ पे NCERT के मिल जाएंगे ईजीली, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ हमने डिस्कस किया 4 चेंजेस के बारे में, उसमें से हम महाजनपदा के बारे में डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले देखिए, महाजनपद से बने महाजनपद और महाजनपद से बने एम्पायर।
एम्पायर बने दोस्तों। कैसे बने? एम्पायर मतलब साम्राज्य बना। अब देखिए महाजनपद किस तरह से काम करते थे। देखिए महाजनपद बेसिकली क्या था, वो महाजनपद जो थे वो दो तरह से रूल किए जाते थे। या तो वो किंग्स रूल करते थे, उन्हें राजा रूल करते थे, या फिर वो गणाज और संघास के द्वारा रूल किए जाते थे। गणाज और संघास के द्वारा। गणाज और संघा क्या था? 4-5 राजा जो है मिलके उनको गणा संघा बोला जाता था दोस्तों, और वो रूल करते थे किसी भी महाजनपद को। ठीक है, जैसे कि महावीर और गौतम बुद्ध जो हैं वो गणाज और संघा से ही बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरीके से जो है महाजनपदा की आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कह सकते हैं आपकी रूल्ड बाय किंग्स और गणा संघा। उसके बाद है दोस्तों हर महाजनपदा की अपनी एक कैपिटल सिटी थी, साथ ही साथ फोर्टिफाइड थे, यानी कि किलेबंदी थी, उनकी पूरी फोर्टिफिकेशन होती थी, खुद की मिलिट्री थी, खुद का एडमिनिस्ट्रेशन था, और साथ ही साथ खुद की आर्मी, और किंग जो था वो टैक्सेशन सिस्टम भी लगाता था महाजनपदा को फैसिलिटेट करने के लिए। कितने महाजनपदा थे टोटल पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में? 16 महाजनपदा थे टोटल। 16 महाजनपदा। कौन से आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएंगे। कुरु, पांचाला, गंधारा, अवंती, ये जितने भी हैं, कोसाला, मगधा, इनमें से एक मगध होगा जो कि क्या बन जाएगा बाद में जाके? एम्पायर बन जाएगा महाजनपदा से। तो दोस्तों ये थे महाजनपदा के आपके पॉइंट्स कि महाजनपदा में किस तरह से आपको क्या क्या देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक और मेजर चीज थी दोस्तों महाजनपदा में, वो क्या थी कि जो राजा था वो हमेशा ब्राह्मण्स की एडवाइस लेता था, और ब्राह्मण्स कह लीजिए बकायदा किंग को एडवाइस करते थे कि किस प्रकार से महाजनपद को चलाना है। और 6th सेंचुरी BCE में साथ ही साथ धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र भी बनने शुरू हो गए थे। तो धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र से आपको पता चल रहा है नाम से ही कि धर्म मतलब जो भी राइट थिंग है, धर्म को क्या धर्म होना चाहिए राजा का, किस तरह से उसे रूल करना चाहिए महाजनपदा में, ये सारे धर्मशास्त्र और धर्म सूत्रा में चीजें लिखी हुई थी। धर्मशास्त्र धर्म सूत्रा बेसिकली रूल बुक थे जो कि कंपोज किए गए थे, बनाए गए थे ब्राह्मण्स के द्वारा, और उसमें बताया गया था कि भाई किंग का पूरा अधिकार है पूरे महाजनपद पर, और उसे टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू लोगों से टैक्स लेना चाहिए, और साथ ही साथ टैक्सेशन से उसे अपनी कैपिटल को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, अपने सारे फीचर्स को, सारी जो है जनता है उसके लिए उसे काम करना चाहिए। टैक्स का नाम इसमें नहीं दिया हुआ है, कौन सा टैक्सेशन सिस्टम था। टैक्स का नाम था दोस्तों बाली, आपको नहीं बताया जाएगा इसमें। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बता रही हूँ ना, बाली टैक्सेशन, बाली था टैक्स का नाम। तो ये जो बता रही हूँ मैं आपको, ये पॉइंट्स अगर आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर एक नज़र में पहचान जाएगा कि भैया इसको तो सब कुछ आता है। तो आप ये एक आधे एडिशनल पॉइंट्स जरूर ऐड कीजिएगा कि बाली क्या था, एक टैक्स था। टैक्स का नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो इस तरीके से दोस्तों महाजनपदा को रूल किया जाता था थ्रू द किंग्स। अब देखिए आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ये रहा आपका तक्षशिला, गांधारा, कंबोजा, सोरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मका, वत्सा, चेदी, कुरु, पांचाल, कोशाल, काशी, मला, मगधा, वाजी, वंगा और अंगा। ये हैं आपके 16 महाजनपदा। आप मैप के थ्रू भी इसे देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद क्या डिस्कस कर रहे हैं हम? मैंने बताया महाजनपदा के बाद से आपके बनेंगे एम्पायर। अब सिर्फ मगध ही क्यों एम्पायर में बदला? ऐसे क्या रीजन थे कि मगध को ही एम्पायर का दर्जा दिया गया? साम्राज्य मगध के थ्रू ही शुरू हुआ। एक तो मगध की आप ये देख लीजिए कि कहाँ इसकी लोकेशन है। देखिए मगध है यहाँ पे, और आप देखेंगे जब मगध एम्पायर बनेगी, साम्राज्य बनेगी महाजनपदा से, तो पूरा पोर्शन इसके अंडर आ जाएगा। इतनी बड़ी एम्पायर बनेगी। किस तरह से बनेगी, क्यों बनेगी, क्या फैक्टर थे? तो पहला है दोस्तों रिवर। जो गंगा रिवर है वो मगध के एरिया में बहती है। दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये जो रिवर है, ये जो आपकी ये लाइंस है ना, ये रिवर को डिनोट करती हैं। ये आपकी रिवर है गंगा रिवर, ये दिखा रखा है यहाँ पे। तो जो गंगा रिवर है दोस्तों, सबसे पहला तो पॉइंट है इसका रिवर, क्योंकि रिवर का क्या काम होता है? रिवर से आप डेफिनेटली ट्रेड भी फैसिलिटेट कर सकते हैं, साथ ही साथ पानी, खेती भी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो रिवर इज अ प्रोमिनेंट फीचर इटसेल्फ।
तो रिवर पहला फीचर था जिसके कारण वो मगध जो है स्पेसिफिकली एम्पायर बना। दूसरा फीचर क्या था दोस्तों? दूसरा आपका फीचर आपको देखने को मिलता है वो है आयरन की माइंस। क्यों इंपॉर्टेंट है आयरन की माइंस? क्योंकि आयरन से आपके वेपन बनते हैं, हथियार बनते हैं। अगर आपके पास पूरा भंडार भरा पड़ा है, आयरन की खदानें भरी पड़ी हैं, आपको टेंशन करने की मतलब टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। तो मगध में भी बहुत सारी आयरन माइंस हमें देखने को मिलती है, इसीलिए मगध जो है एक प्रोमिनेंट सेंटर बन गया टू बिकम दी एम्पायर। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या देखने को मिलता है दोस्तों? तीसरा है एलिफेंट। अब एलिफेंट का क्या रोल है? देखिए, आर्मी में एलिफेंट्स का यूज हुआ, एलिफेंट्स को यूज किया गया और एक ये एफिशिएंट आर्मी का सिंबल है एलिफेंट्स। तो जो हाथी थे वो यूज किए गए आर्मी में, जो कि अपने आप में मगध जैसे महाजनपद को स्ट्रोंग बनाते हैं। इसी के कारण जो है मगध एक एम्पायर में तब्दील हुआ। चौथा है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? चौथा है दोस्तों आपका एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस, कि एग्रीकल्चर जो था मगध में वो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस था। और एग्रीकल्चर से क्या होगा दोस्तों? आपको टैक्स जो है वो फैसिलिटेट होगा। अरे भैया, जब टैक्स दोगे तभी तो एम्पायर चलेगी। तो टैक्स कहां से आएगा? टैक्स लगेगा एग्रीकल्चर पे। कौन सा टैक्स था? मैंने आपको बताया अभी के अभी। तो जो टैक्स था वो लगता था एग्रीकल्चर पे, और किसान अपना टैक्स भरते थे किंग के पास। किंग उस टैक्स को यूज करता था, उसका सारा जो है खर्चा इस टैक्सेशन सिस्टम से ही आता था। तो एग्रीकल्चर अगर सरप्लस होगा, एग्रीकल्चर अगर प्रॉस्परस होगा, अपने आप ही जो महाजनपद है वो स्ट्रोंग बन जाएगा। दोस्तों, ये कारण थे 4 जिसके कारण जो है मगध, स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट मगध, जो कि एक एम्पायर में तब्दील हुआ। और आप कह लीजिए कि पॉलिटिकल जो पावर्स थी मगध के अंडर में, जितनी भी डायनेस्टीज ने रूल किया मगध के अंडर में, मगध के महाजनपद के अंडर में, वो भी बहुत स्ट्रोंग रही। उन्होंने लगातार अपनी एरिया को बढ़ाया, एक्सपेंशन को बढ़ाया, और मौर्यन एम्पायर के टाइम पर, मौर्यन डायनेसिटी के टाइम पर ये अपने पीक पर पहुंची। मगध जो है अपने पीक पर पहुंचा और एम्पायर साम्राज्य की स्थापना जो है वो की इसने। अब देखिए, इसमें 2 नाम और हैं, वो भी बता देती हूं। 2 नाम जो हैं वो हैं, एक तो अजातशत्रु का और साथ साथ बिंबिसारा का। देखिए, ऐसा नहीं है कि मगध में क्या था, मगध में सबसे पहले राज जो करती थी वो थी हर्णायक डायनेस्टी। ठीक है, उसके बाद आई आपकी कौन सी डायनेस्टी आई? हर्णायक के बाद आई शिशुनाग डायनेस्टी, और उसके बाद आई दोस्तों आपकी नंद डायनेसिटी, और नंद डायनेसिटी के बाद आई आपकी मौर्य डायनेसिटी। ठीक है, मौर्य में आपका सबसे ज्यादा एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको तो सीधा एनसीईआरटी में तो क्या बताएंगे, सीधा मौर्यन पे कुदा देंगे। ये तो आपको हिस्ट्री में देखने को मिलती ही नहीं है। ये बिंबिसार और अजातशत्रु जो हैं वो हर्णायक डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये एक्सपेंशन जो हुआ है वो शुरू हुआ है दोस्तों हर्णायक डायनेस्टी से, जिन्होंने मगध पे राज किया। उसके बाद शिशुनाग आए, उसके बाद नंद आए, और धनानंद को हरा के, नंद डायनेस्टी के जो रूलर थे धनानंद, उनको हरा के राजगद्दी पे बैठे चंद्रगुप्त मौर्य, और उन्होंने मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की, स्थापना की। उसके बाद उनके बेटे बिंदुसार, उसके बाद उनके बेटे अशोक बैठे, और अशोक के टाइम पर जो है दोस्तों पीक पर पहुंचा इनका एडमिनिस्ट्रेशन, और अशोक ने एक वास्ट एम्पायर का निर्माण किया जो कि कहलाती है मौर्यन एम्पायर। तो दोस्तों, आई होप कि आपको पूरा बैकग्राउंड इसका क्लियर हो गया है इस वीडियो से, कोई आपको डाउट नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, आगे आने वाली वीडियोस में क्या डिस्कस करने वाले हैं हम भैया डिस्कस करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कहाँ से पता चलता है, कौन कौन उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे, क्या क्या सोर्सेज हैं, और किस तरह से आर्मी थी, किस तरह से अशोक ने राज किया। सभी पॉइंट्स के बारे में दोस्तों हम विस्तार में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।